तो दोस्तों आज के पहले टॉपिक से विल स्टार्ट आवर जर्नी विद दिस टॉपिक ऑन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है दोस्तों, वहीं से जर्नी स्टार्ट करूंगा ताकि आप ये कह सके अमित सर ने आसान चैप्टर से स्टार्ट किया, राइट? हाँ कह सके। लेकिन साथ ही दोस्तों नवंबर एग्जाम्स के अंदर इस चैप्टर से एक 15 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सो एवरीवन अपने अपने रजिस्टर्स में हेडिंग डाल दीजिए। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और बस हेडिंग डालने के बाद पेन रख दीजिए साइड पे और सिर्फ समझते हैं दोस्तों क्या कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों मान लीजिए मैं कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर हूं, यानी आई एम अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, मैनेजमेंट का पार्ट हूं, और आप सब उस कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स का मतलब है दोस्तों आप कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, कुछ प्रेफरेंस होंगे, कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे, कुछ डेट होल्डर्स भी हैं, डिवेंचर होल्डर्स, कुछ क्रेडिटर्स भी हैं। मतलब आप सब का पैसा लगा हुआ है कंपनी के अंदर, कंपनी ने आपका पैसा चुकाना है। और मैं एक दिन आप सबकी मीटिंग बुलाता हूं और कहता हूं आपकी कंपनी को हमने चलाया, लेकिन कंपनी पिछले कुछ सालों से लॉसेस कमा रही है और कंपनी की हालत बुरी है। अब इस कंपनी को बंद करना पड़ेगा। हमारे पास इस कंपनी को बंद करने के अलावा ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। और आप सब में हल्ला मच जाता है, कंपनी पैसा लेना है और कंपनी बंद करने की बातें कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो साथ में से कुछ स्टेक होल्डर्स हाथ खड़ा करके सवाल पूछते हैं, ऐसा क्या हो गया जो कंपनी को बंद करने की नौबत आ गई? और मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। सो एज अ मैनेजमेंट आई एम शोइंग यू कि हमारी कंपनी की ये बैलेंस शीट है। बेटा सिंप्लिसिटी के लिए टी शेप बैलेंस शीट बना रहा हूं, राइट? सो हमारी कंपनी पिछले कुछ सालों से लॉसेस कमा रही है। तो ये हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं 100 करोड़ रुपए के। ये हमारे पास करंट एसेट्स हैं से 50 करोड़ रुपए के। और हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है इक्विटी शेयर कैपिटल से अगेन 100 करोड़ रुपीस। वी हैव 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल of say 30 crore rupees. We have 12% debentures of 50 crore rupees, and we have creditors of 20 crore rupees. बेटा लाइबिलिटी साइड का टोटल है आपका 200 करोड़, लेकिन एसेट्स में है सिर्फ 150 करोड़। आपके पास एक पीएनएल का डेबिट बैलेंस है 50 करोड़ रुपए। ठीक है जी, बिजनेस पिछले कुछ सालों से लॉसेस कमा रहा था। तो मैं आपको दिखा रहा हूं सर आपकी कंपनी की ये बैलेंस शीट है, पिछले कुछ सालों से हम कंटिन्यूअसली लॉसेस कमा रहे हैं। तो ये फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं और ये सवाल पूछ लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि आप जैसी कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट के होने के बावजूद भी हमारा बिजनेस लॉसेस कमा रहा है, राइट? सो हम लोगों ने एज अ मैनेजमेंट बहुत सारा रिसर्च किया, इंट्रोस्पेक्शन किया कि ऐसा क्यों हुआ है कि हमारी कंपनी लॉसेस कमा रही है। तो हमें पता चला है दोस्तों इन्वेस्टिगेशंस करके कि हमारे बिजनेस में लोगों ने पैसा लगाया हुआ है 200 करोड़ रुपए। ये पैसा तो लोग रिटर्न भी कितने पे एक्सपेक्ट करते हैं? अगर ये 200 करोड़ लगा है तो हमारे पास एसेट्स भी कितने के होने चाहिए? 200 करोड़ के। तो लोग रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं 200 करोड़ पे, लेकिन हमारे पास अब एसेट्स बचे कितने के हैं? 150 करोड़। तो हम पैसा कमाते कितनों पे हैं? 150 करोड़ पे, लेकिन लोगों की उम्मीदें 200 करोड़ की है। लेकिन सिर्फ ये नहीं दोस्तों, अगर मैं ये जवाब देता हूं तो सामने वाला कोई ये भी कह सकता है जब हमने आपको 200 करोड़ दिया था तब तो एसेट 200 करोड़ के थे,
आपने ओवर अ पीरियड लॉसेस करके अब 150 करोड़ कर दिया, बट वो लॉस हुआ क्यों, पहले ये तो बताइए। 200 करोड़ के एसेट ही तो थे आपके पास। तो कुछ जस्टिफिकेशन इसका ऐसा है दोस्तों कि हमने कुछ लैंड एंड बिल्डिंग, ये फिक्स एसेट्स जो है इसके अंदर मान लीजिए प्राइमरली लैंड एंड बिल्डिंग है, हमने कुछ लैंड एंड बिल्डिंग बहुत ज्यादा भाव पे खरीद लिए थे। हमने खरीद लिए 100 करोड़ पे, यानी हमने आपसे लिया हुआ पैसा 100 करोड़ रुपए इस लैंड एंड बिल्डिंग में लगा दिया। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, आपको रिटर्न कितने में मिलेगा, इस 100 करोड़ पे। तो ये एसेट अगर इसकी वर्थ 100 करोड़ है तो इट शुड बी अर्निंग रिटर्न्स इक्वल टू 100 करोड़। रिटर्न्स तो एसेट से ही आएंगे दोस्तों, और वो रिटर्न्स फिर आप में बांटे जाएंगे। क्या ऐसा ही होगा दोस्तों? लेकिन ये लैंड एंड बिल्डिंग हमने बहुत हाई रेट्स पे खरीद लिया है दोस्तों। वी हैव बॉट दिस लैंड एंड बिल्डिंग एट अ वेरी हाई रेट। इस लैंड एंड बिल्डिंग का एक्चुअली में सही दाम सिर्फ 60 करोड़ रुपए है दोस्तों। इज इट विजिबल एवरीवन? इस लैंड एंड बिल्डिंग का सही दाम सिर्फ 60 करोड़ है। हमने कितने में खरीदा हुआ है? 100 करोड़ में। यानी ये लैंड एंड बिल्डिंग एक्चुअली में रिटर्न्स कितनी वर्थ के देता है? ये इतने रिटर्न्स देता है जितने 60 करोड़ लगा के आने चाहिए थे। लेकिन हमारा पैसा कितना लगा हुआ है? तो जिन लोगों ने पैसा दिया है उन्होंने 100 करोड़ दिया, वो 100 करोड़ पे रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस रिटर्न जनरेट कर पाता है ओनली ऑन 60 करोड़। क्या एक्सपेक्टेशन मिसमैच है दोस्तों? लोग उम्मीद कर रहे हैं 100 करोड़ पे, लेकिन हम कमा रहे हैं सिर्फ 60 में। और उसमें से जिनकी उम्मीदें हैं उनमें से कुछ तो डिवेंचर होल्डर हैं। डिवेंचर होल्डर्स को तो इंटरेस्ट देना ही देना है, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो मेरा बिजनेस कम कमाता है लेकिन फिर भी मुझे ऐसे रिटर्न्स देने ही देने हैं। तो क्या मैं इनकी उम्मीदें कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा दोस्तों? और इस वजह से हम कॉन्टिन्यूअसली लॉसेस में जाते जा रहे हैं, और लॉसेस के हम ट्रैप में फंस गए हैं, ओवर वैल्यूड एसेट्स के ट्रैप में फंस गए हैं, और इस वजह से हम इस बिजनेस को कभी लॉस से निकाल नहीं पाएंगे। अगर यही हालत रहे तो ये बिजनेस, ये तो एक एग्जांपल लिया मैंने दोस्तों कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 60 करोड़ है, बाकी एसेट्स में भी ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मेरे पास कुछ स्टॉक है करंट एसेट्स में जो कि ओवर वैल्यूड है, वो ऑब्सोलीट हो चुका है, बिकता नहीं है। तो 50 करोड़ के करंट एसेट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका सही दाम सिर्फ 40 करोड़ है, ओनली 40 करोड़। मेरी बात समझ आती है दोस्तों? तो एक्चुअली में पैसा लगाया कितना हमने करंट एसेट्स में? 50 करोड़। तो लोगों ने ही पैसा दिया है, आप सबने ही पैसा दिया है। आपने दिया 50 करोड़, हमने लगाया 50 करोड़, लेकिन वो रिटर्न्स जनरेट कर रहा है सिर्फ 40 करोड़ में। अगेन क्या मिसमैच रह जाएगा दोस्तों? इस वजह से हम आपकी उम्मीदें कभी पूरी नहीं कर पाते, और इस वजह से बिजनेस लॉसेस में जाता जा रहा है, और ये लॉसेस बढ़ते ही जाएंगे। राइट? तो आप लोग मेरी स्टोरी समझ गए हैं। अब बच्चे का सवाल आता है, तो क्या इस कंपनी को बंद करने के अलावा और कोई चारा नहीं है? यानी इज देयर एनी अदर ऑप्शन दैट वी कैन सेव द कंपनी? एंड एज अ मैनेजमेंट आई टेल यू देयर इज वन वे आउट। अगर आप सब साथ दें तो हम एक आखिरी कोशिश कर सकते हैं इस कंपनी को बचाने की, एंड दैट आखिरी कोशिश इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कि हम कंपनी को बंद नहीं करेंगे, इसी कंपनी को, इसी सेम लीगल एंटिटी को रखते हुए हम इसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे इसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को, कि किसी तरह से इसे वापस अपने पैरों पे खड़ा किया जा सके, एंड इसे लॉस मेकिंग से वापस रिवाइव करके प्रॉफिट मेकिंग बनाया जा सके, बिना बंद किए, बिना किसी और को बेचे हुए। एंड दैट्स व्हाई इट्स टर्म्ड एज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंपनी को बेचा नहीं जा रहा, कंपनी को बंद नहीं किया जा रहा, कंपनी को इंटरनली आपस के स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर कंपनी की बैलेंस शीट को वापस रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, ताकि आखिरी कोशिश की जाए इसे बचाने की। एंड दैट कोशिश इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है जी? अब कैसे हो सकता है? तो जैसे ही मैंने कहा एक आखिरी कोशिश कर सकते हैं, तो आप सब जानने में इंटरेस्टेड है? हाँ सर बताइए, हम सब साथ देने को तैयार है। और लीजिए, तो मैं आपको कहता हूं सर देखिए, ये हमारी कंपनी की एसेट्स की बुक वैल्यूज है, और ये इनकी मार्केट वैल्यूज है। हमारी कंपनी में भी दिक्कत क्या है, लॉसेस क्यों इंकर हो रहे हैं? उसका एक कारण है कि हमारे एसेट्स बहुत ओवर वैल्यूड है। एसेट्स को हमें अपने सही दाम पे लाना होगा। सही दाम क्या है? 60 करोड़ के फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स हैं 40 करोड़ के, और ऑफ कोर्स ये तो लॉस ही है। तो हमारे एसेट्स का सही दाम कितना है? 100 करोड़। तो हमारी बैलेंस शीट जो वैसे तो 200 करोड़ की दिख रही है, ओवर वैल्यूड है। उस बैलेंस शीट का सही साइज है 100 करोड़ रुपीस। तो हमें कुछ लॉसेस राइट ऑफ करने होंगे, हमें कुछ कड़वे घूंट पीने होंगे। यानी हमें लॉसेस कितने राइट ऑफ करने हैं दोस्तों? सबसे पहले फिक्स एसेट में लॉस है 40 करोड़ का, हमारे करंट एसेट्स में लॉस है
10 करोड़ का, और ये तो पहले से लॉसेस पड़े हैं जिन्हें बैलेंस शीट से हटाना होगा, किसी को इसका बर्डन उठाना होगा, राइट दोस्तों। अब कौन उठाएगा? तो मैं आपको कहता हूं सर, सबसे पहले क्रेडिटर से शुरुआत करता हूं। क्रेडिटर साहब, आपका पैसा देना है 20 करोड़ रुपए, आप एक काम कीजिए 5 करोड़ आप छोड़ दीजिए। मान लीजिए ये क्रेडिटर्स हैं, ऐसे ही और 2-4 क्रेडिटर्स हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और मैं इन्हें कहता हूं सर आपका 20 करोड़ देना है, आप 5 करोड़ छोड़िए। ये कहते हैं सर मैं क्यों छोड़ूं, मैं कंपनी का ओनर थोड़ी ना हूं, मेरा 20 करोड़ लगा हुआ है, आप मुझे 5 करोड़ छोड़ने को क्यों कह रहे हो? और मैं कहता हूं सर देखो, अगर ये कंपनी बंद होगी तो एसेट बेचे जाएंगे। यस और नो एवरीवन? आपने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कभी पढ़ा था दोस्तों? जब बिजनेस बंद होता है तो क्या करोगे? सारे एसेट्स बेचे जाएंगे, लाइबिलिटीज को पे किया जाएगा, और फिर अगर कुछ बच गया तो घर वालों का नंबर आएगा। क्या ऐसा ही होगा दोस्तों? तो एसेट्स बेचे जाएंगे। तो ये कहते हैं सर एसेट बेचोगे तो कितना पैसा दिख रहा है आपको? 100 करोड़। 100 करोड़ आएगा तो पहले आप डिवेंचर वालों को दे देना, क्योंकि वो सिक्योर्ड होते हैं फ्लोटिंग चार्ज से या फिक्स चार्ज से, फिर हमें मिल जाएगा, हमारा 20 करोड़ पूरा वापस आ जाएगा। अब मैं समझा रहा हूं दोस्तों, देखो सर अगर ये बिजनेस बेचना पड़ा तो 100 करोड़ नहीं आएगा, 100 करोड़ आपको दिख रहा है ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से। अगर हम एसेट बेचने जाएंगे तो डिस्ट्रेस सेल की तरह होता है दोस्तों। डिस्ट्रेस सेल का मतलब हमें पैसे की जरूरत है, हम पूरा बिजनेस बेचने गए, इनको पता है कि मैं जरूरत में हूं, नीडी हूं, तो मेरे 100 करोड़ की चीज क्या ये 100 करोड़ में खरीदेंगे? नहीं, ये औने पौने दाम पे खरीदेंगे। तो 100 करोड़ नहीं आएगा, 80-90 ही आएगा। और सिर्फ 80-90 आपके लिए नहीं आएगा, इस 80-90 में से बहुत सारी लाइबिलिटीज और चुकानी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर बिजनेस बंद किया जाएगा तो क्या जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे वो टर्मिनेट किए जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट्स अगर टर्मिनेट होंगे तो क्या लिक्विडेशन डैमेजेस देने पड़ेंगे? कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा दोस्तों। एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाला जाएगा तो क्या उन्हें भी कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा? तो आएगा तो हमारे पास 80-90 करोड़, लेकिन उसमें से लेनदार बहुत सारे होंगे जो पहले खड़े हो जाएंगे पैसा लेने के लिए। तो हो सकता है आपके लिए हमारे पास पूरा पैसा ना बचे। तो एक कोशिश कर दो, आज साथ दे दो, फ्यूचर में कभी अच्छा टाइम आया तो फिर देख लेंगे, लेकिन आज साथ दे दो। इन्होंने कहा सर दे दिया साथ, लो 5 करोड़ रुपए हमने छोड़े। तो आपको लॉसेस कितने राइट ऑफ करने हैं? 100 करोड़। 100 करोड़ का लॉसेस राइट ऑफ करने के लिए मैं आप सबसे स्टेक होल्डर से सैक्रिफाइस मांग रहा हूं कि कुछ बलिदान दो, त्याग दो। और सबसे पहले क्रेडिटर से मैंने त्याग मांगा है, और ये क्रेडिटर साहब अग्री हो गए हैं 5 करोड़ के लिए। अब मैं यही बात डिवेंचर होल्डर्स को कहता हूं, सर कुछ त्याग आप लोग भी दे दीजिए। ये कहते हैं हम क्यों त्याग दें, हम तो सिक्योर्ड हैं, हमें तो पहले मिलेगा। सेम स्टोरी सर आपके लिए भी, अगर कम बचा तो सर थोड़ा सा त्याग मांगता हूं, आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा हूं। देखो क्रेडिटर्स से 25% मांग लिया, 20 करोड़ में से 5 करोड़, आप 10% ही छोड़ दो, आप भी 5 करोड़ छोड़ दो, राइट। लेकिन सर आपसे एक और सहयोग चाहिए। सर इस कंपनी की बुरी हालत करने वालों में सबसे बड़ा कारण आप हो। डिवेंचर होल्डर परेशान, हमने ऐसा क्या कर दिया? सर आज मार्केट में इंटरेस्ट का रेट चल रहा है 7%, 8%। हमने डिवेंचर इशू कर दिए थे पहले 12% के रेट पे। आपको हमें फिक्स देना ही पड़ता है, हम आपको फिक्स इंटरेस्ट पे करते हैं, चाहे हमारे पास है चाहे नहीं है। 12% बहुत हाई रेट है सर, थोड़ा टाइम साथ दीजिए, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर लीजिए, लेट्स मेक इट 9%। और डिवेंचर होल्डर्स भी कहते हैं कुछ ना मिलने से कुछ मिलना अच्छा है, चलो हमने दिया साथ तुम्हारा, 9% दे दीजिए, ठीक है। तो हम सिर्फ अभी के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर रहे दोस्तों, हम फ्यूचर के लिए भी स्कीम रेडी कर रहे हैं कि क्या फ्यूचर में भी हम इस बिजनेस को सर्वाइवल मोड पे ले जा पाएंगे, प्रॉफिटेबल बना पाएंगे। तो सैक्रिफाइस मांग रहा हूं आपसे। उसके बाद प्रेफरेंस वाले यानी अब हम घर वालों पे पहुंच गए हैं दोस्तों, ये ओनर्स हैं कंपनी के, प्रेफरेंस वाले और इक्विटी वाले। ज्यादा सैक्रिफाइस किसको करना चाहिए? घर वालों को, घर वालों में ज्यादा इक्विटी वालों को, वो अल्टीमेट ओनर्स हैं। तो हम प्रेफरेंस वालों से भी सैक्रिफाइस मांगते हैं। सर 30 करोड़ में से आप छोड़ दीजिए 15 करोड़ रुपए, यानी योर अमाउंट विल बी, बाकी बचा 15 करोड़। और आप भी अपना जो प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है वो कर लीजिए 10%। अब पहले तो ये बताइए इससे कोई फर्क पड़ता है? पड़ता है दोस्तों, ऐसा लगता है हमें नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है। क्यों पड़ता है? प्रेफरेंस डिविडेंड नॉर्मली क्यूमुलेटिव होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव होते हैं। वैसे तो डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं है, बट क्या डिविडेंड के अरियर्स अक्यूमुलेट होते जाते हैं? चाहे वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते दोस्तों, बट क्या कंपनी के सर पे एक तलवार है कि इक्विटी वालों को डिविडेंड देना है, उससे पहले प्रेफरेंस वालों के सारे अरियर्स चुकाने हैं?
तो अरियस की तलवार लटक रही होती है दोस्तों, इसीलिए रेट कम कर लेते हैं। एक और कारण भी है दोस्तों, अगर रेट 12% है, हाई रेट ऑफ डिविडेंड है, 2 सालों तक अगर आप डिविडेंड नहीं दे पाते तो कुछ और भी होता था। क्या? प्रेफरेंस वालों के पास जनरल वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। जनरल, वैसे प्रेफरेंस वालों के पास कौन सी वोटिंग राइट्स होती हैं? रिस्ट्रिक्टिव वोटिंग राइट्स। हाँ, ऐसा कुछ पढ़ा ना दोस्तों। प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग राइट्स होती है सिर्फ अपने मुद्दों पे वोट करने की, जो मुद्दे उनके हित को इंपैक्ट करते हैं, उनके इंटरेस्ट को इंपैक्ट करते हैं। लेकिन अगर 2 साल तक उन्हें डिविडेंड ना दिया जाए तो उनके पास आ जाती है जनरल वोटिंग राइट, जैसे इक्विटी वालों के पास होती है। तो अगर रेट ऑफ डिविडेंड बहुत हाई होता है तो बहुत चांसेस है कि आप उन्हें पूरा डिविडेंड नहीं दे पा रहे होंगे, और अगर नहीं दे पाओगे तो फिर वोटिंग राइट्स बांटनी पड़ेंगी। तो इसीलिए हम वो बातों को भी सोचते हुए उनका भी डिविडेंड का रेट कम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। वैसे सब लोग बताइएगा, क्या कभी लॉ में आप लोगों ने ऑल्टरेशन या वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स के बारे में पढ़ा दोस्तों? सेक्शन 62, 47, 48, 48, वो सारी, ये जो 10% कर रहे हो दोस्तों, ये क्या है? दैट्स वेरिएशन ओनली, वेरिएशन ओनली। ठीक है जी। ओके दोस्तों, कितना सैक्रिफाइस मिल गया दोस्तों? 25 करोड़। और कितना चाहिए? इक्विटी वालों, इक्विटी वाले कह रहे सर लूट रहे हो। लूट रहे हैं भाई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। ये कंपनी अगर मान लो हाइपोथेटिकली ये 100 करोड़ रुपए हमें मिल जाता, मान लो 100 के 100 में एसेट बिक जाए और किसी को ना देना पड़े, कोई कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनेशन चार्जेस नहीं, कोई एम्प्लॉइज को ना देना पड़े, पूरा 100 करोड़ मिले, तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलता है। बाहर जो बाकी लोग बैठे हैं तुमसे पहले वाले, वो ले जाएंगे पूरा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। हम तो तुम्हारे 25 करोड़ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इक्विटी वाले कहते हैं अच्छा ऐसा है, ओके मान गए, हो गया सैक्रिफाइस। लीजिए दोस्तों, कितने का सैक्रिफाइस हो गया? इनसे सैक्रिफाइस लेते हैं और इन सारे लॉसेस को राइट ऑफ कर देते हैं, और अब हमारी बैलेंस शीट कुछ ऐसी दिखाई देगी दोस्तों। बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी वुड बी लाइक दिस। एसेट्स कितने के दोस्तों? फिक्स्ड एसेट्स 60 करोड़, करंट एसेट्स 40 crores. You will have equity share capital 25 crores. You will have preference share capital which is 10%, 10% preference share capital 15 crores, 15 ही था दोस्तों। उसके अलावा 45 crores के 9% debentures, and you have creditors of 15 करोड़। क्या ये 100 करोड़ की बैलेंस शीट बनती है दोस्तों? अब बताइए दोस्तों, अब मेरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका कितना पैसा लगा हुआ है? 100 करोड़। वो रिटर्न कितने पे एक्सपेक्ट करेंगे? 100 करोड़ पे। और मेरे एसेट्स, क्या आप अपनी सही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो कितने पे रिटर्न जनरेट करेंगे? तो अब हम उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के क्लोज हैं दोस्तों। तो इसीलिए अब हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हल्की हो गई है। जो पहले 200 करोड़ की बैलेंस शीट दिख रही थी, अब वो सही वर्थ दिखा रही है। अब लगता है हम इसे सही ट्रैजेक्टरी पे, सही पाथ पे डाल पाएंगे और कंपनी को शायद हम बचाने की तरफ एक आखिरी कदम उठा पाए। क्या मेरी बात समझ आती है दोस्तों? इस पूरी कहानी को कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कुछ समझ आया दोस्तों? एवरीवन? तो आइए कुछ लिख लेते हैं दोस्तों, लिखिएगा। Internal reconstruction just refers to restructuring of companies financial position by हाइफन डालिए
और लिखिएगा दोस्तों, बाय टेकिंग sacrifices from various stakeholders, and using such sacrifices to write off overvaluation of assets, fictitious assets, accumulated losses in such way the financial structure of the entity is reconstructed without liquidating the business. Since the entity remains a going concern, the restructuring is referred to as internal reconstruction. लिख लिया दोस्तों? पढ़िएगा दोस्तों, क्या ये वर्ड समझ आते हैं आपको? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को वापस रीस्ट्रक्चर करना, और रीस्ट्रक्चरिंग में ब्रॉडली दो काम कर रहे हैं। हम एसेट साइड को सही वैल्यू पे ला रहे हैं, यानी एसेट्स में जो ओवर वैल्यूएशन है, लॉसेस हैं, उन सब को राइट ऑफ कर रहे हैं, और उस राइट ऑफ को करने के लिए हम स्टेक होल्डर्स से सैक्रिफाइस ले रहे हैं। पहले क्या होगा दोस्तों? पहले लॉस राइट ऑफ करोगे या पहले सैक्रिफाइस लोगे? तो लीजिए, पहले ले लिए सैक्रिफाइसेस फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स इंक्लूड इक्विटी वाला, प्रेफरेंस वाला, बाहर वाले, डेट होल्डर्स, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा, सबसे जो जो सैक्रिफाइस जिस तरह का चाहिए वो ले लिया जाए। एंड यूजिंग सच सैक्रिफाइसेस टू राइट ऑफ ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, accumulated losses etc. इस तरह से बैलेंस शीट का साइज हल्का किया जाए, सही किया जाए। In such way, the financial structure of the entity is reconstructed without liquidating the business. Liquidating the business का मतलब बिजनेस को बंद किए बिना, और क्योंकि बिजनेस को चलाते चलाते आप उसे रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सिर्फ इंटरनल स्टेक होल्डर्स से सैक्रिफाइस लेके आप बिजनेस को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। So, since the entity remains a going concern, the restructuring is referred to as internal reconstruction. क्या ये बात समझ आती है दोस्तों? Everyone? Okay, everyone. अब आप बताइए, ये बेटा क्या आपने इक्विटी वालों से 100 करोड़ की जगह इक्विटी वालों को 25 करोड़ का कर दिया दोस्तों? यही थी स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन। जो आप कैपिटल रिडक्शन पढ़ते थे, क्या रिड्यूस हो गई कैपिटल? तो जो कैपिटल रिप्रेजेंटेड नहीं है, जो लॉसेस से इरोड हो गई है, उस कैपिटल को राइट ऑफ कर देना, दैट्स कैपिटल रिडक्शन, राइट? प्रेफरेंस वालों को भी आपने राइट डाउन किया,
क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स से आपने सेटलमेंट करी है, अरेंजमेंट करा है कि आप सैक्रिफाइस कीजिए, दैट्स कॉल्ड, ये भी कंपनीज एक्ट के दायरे में अलग सेक्शंस में कवर होता है, विच इज कॉल्ड अ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट्स। सीए फाइल में पढ़ेंगे आप लोग इसके बारे में लॉ के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों इस पूरी कहानी को इफेक्ट देने के लिए मैनेजमेंट एक स्कीम बनाती है, सब स्टेक होल्डर्स अप्रूव करते हैं और एक अप्रूव्ड स्कीम फिर जाती है ट्रिब्यूनल के पास अप्रूव होने के लिए, यानी इट गोज टू एनसीएलटी। कैपिटल रिडक्शन की स्कीम के बारे में वापस जाके देखिएगा, वहां लिखा था स्कीम नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल। तो एनसीएलटी स्कीम को अप्रूव करती है कि क्या ये कंपनी को आगे चलाने देना सोसाइटी के लिए खतरनाक तो नहीं होगा, कई और स्टेक होल्डर्स के नुकसान तो नहीं होंगे, क्या इस कंपनी को सही में बचाया जा सकता है। तो स्टेक होल्डर्स द्वारा जो स्कीम अप्रूव की गई वो ट्रिब्यूनल की अप्रूवल के लिए डाली जाती है। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है ये स्कीम वर्केबल है, वायबल है, तब ट्रिब्यूनल स्कीम को अप्रूव करता है और उसके बाद स्कीम को बुक्स में इफेक्ट दिया जाता है। इज दैट ओके एवरीवन? तो अब आ जाइए, बुक्स में इस पूरी स्कीम को इफेक्ट देने के लिए हम एक स्पेशल अकाउंट खोलते हैं विच इज कॉल्ड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, या जिसके और भी नाम होते हैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या रीऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, बट एक प्राइमरी नाम कह दीजिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। वैसे जरा सोच के देखिए, जब एक पार्टनर एडमिट होता था तब आप एक अकाउंट खोलते थे, पीएनएल का एक स्पेशल अकाउंट विच इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट दोस्तों। जब एक पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ होती थी तो भी सेम अकाउंट, कंपनी बंद होती थी तो रियलाइजेशन अकाउंट। वैसे ही दोस्तों स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ऑब्जेक्टिव है इस टाइम का अगर कोई कितने प्रॉफिट्स हुए कितने लॉसेस हुए वो सब चीजें, यानी सैक्रिफाइस जो आया। मान लीजिए दोस्तों ये मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हैं, इन्होंने 75 करोड़ रुपए छोड़ दिए, क्या कंपनी के लिए वो एक लायबिलिटी थी दोस्तों? अगर स्टेक होल्डर अपना पैसा छोड़ दे तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, कंपनी के लिए एक गेन हो गया, लायबिलिटी को पैसा ना देना पड़े तो कंपनी को एक फायदा है दोस्तों। वो सारे फायदे इस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं जैसे पीएनएल में क्रेडिट होते, और लॉसेस को राइट ऑफ करना है, लॉसेस जैसे पीएनएल में डेबिट होते वैसे ही सारे लॉसेस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट हो जाते। ठीक है जी, तो ये अकाउंट है, यू कैन कॉल इट लाइक अ पीएनएल अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन टाइम। ठीक है जी, लिखिएगा दोस्तों, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। और रीऑर्गेनाइजेशन अकाउंट। Under a scheme of internal reconstruction, comma, a special account is opened for recording all sacrifices by various stakeholders and for writing off all losses, such account is called capital reduction account or reconstruction account or reorganization account. Usually
the account will either not have any balance after writing off all losses, or there would be a credit balance in the account, a credit balance in the account which will be transferred to capital reserve, which will be transferred to capital reserve. Which will be transferred to capital reserve. लिख लिया दोस्तों? ओके, 2 मिनट के लिए आप सामने देखें। एवरीवन, बेटा जो एग्जाम्पल मैंने लिया था, कितने के लॉसेस राइट ऑफ करने थे? 100 करोड़। हमने सैक्रिफाइस कितने लिए? 100 करोड़। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में सैक्रिफाइस क्रेडिट हो रहे होंगे पूरे 100 करोड़ के, और लॉसेस डेबिट हो रहे होंगे पूरे 100 करोड़ के। बैलेंस कितना बचेगा? 0। खत्म हो गई कहानी। लेकिन दोस्तों, ये स्कीम कोई जादू की छड़ी नहीं है जो कंपनी इतने सालों से लॉसेस कमा रही थी वो अगले दिन से प्रॉफिट कमाना शुरू हो जाए। तो इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट कहे, इक्विटी वालों तुम 75 करोड़ नहीं, तुम 80 करोड़ का सैक्रिफाइस करो। यानी हमें टोटल सैक्रिफाइस चाहिए 105 करोड़ के, लेकिन लॉसेस कितने राइट ऑफ करने हैं? 100 करोड़। और सैक्रिफाइस ले रहे हो 105 करोड़, मतलब अब की बार कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कुछ बैलेंस बच जाएगा, 5 करोड़ का प्रॉफिट बच गया, सैक्रिफाइस बच गए। क्यों बचा लिए दोस्तों? फ्यूचर में भी तो इमीडिएटली तो प्रॉफिटेबल होना पॉसिबल शायद ना हो पाए, तो अभी भी कुछ लॉसेस हो सकते हैं इमीडिएट फ्यूचर में। उनके लिए हमारे पास कुछ बफर हो कि आगे अगर कभी लॉसेस होते हैं तो पहले से हमारे पास कुछ प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, ताकि हमारे एसेट्स पे उसका इंपैक्ट ना पड़े, स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन को मैच करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो आप थोड़ा ज्यादा सैक्रिफाइस लेके चलते हैं। अगर ऐसा हो दोस्तों, तो ये जो 5 करोड़ का बैलेंस बच गया है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहने से एक 5 करोड़ का गेन है, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सो पढ़िएगा दोस्तों। तो या तो उतने ही सैक्रिफाइस होंगे जितने की जरूरत है, अगर ऐसा हो तो कोई बैलेंस नहीं बचेगा, या आप सैक्रिफाइस थोड़े ज्यादा लेंगे, अगर ज्यादा लेते हैं तो बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस बचेगा, और उस बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, राइट। कभी ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि आपके पास सैक्रिफाइस कम हो, लॉसेस 100 करोड़ के हैं लेकिन सैक्रिफाइस 90 करोड़ के हैं। क्यों ऐसा नहीं होगा दोस्तों? ट्रिब्यूनल अप्रूव ही नहीं करेगी स्कीम को कि आपके 100 करोड़ के लॉसेस पड़े हैं, आप अपनी बैलेंस शीट को सही करने आए हो लेकिन सैक्रिफाइस सिर्फ 90 करोड़ के लाए हो। चलो 90 करोड़ राइट ऑफ कर देते हैं, 10 करोड़ का लॉस तो फिर भी रह जाएगा, फिर वही कहानी आगे चलेगी। तो इसीलिए ट्रिब्यूनल कभी ऐसी स्कीम को अप्रूव ही नहीं करता। इसीलिए हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं दोस्तों, या तो कैपिटल रिडक्शन में कुछ नहीं बचेगा, या अगर बचेगा तो वो हमेशा एक क्रेडिट बैलेंस होगा जिसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। बात समझ आती है दोस्तों? एवरीवन, चलिए अब आपको ले चलते हैं दोस्तों अकाउंटिंग पे। अभी तक हमने प्योर अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास होनी है उसके बारे में बात नहीं करी, अब ले चलते हैं आपको प्योर अकाउंटिंग पे। तो हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों, अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और इस पूरी अकाउंटिंग को दोस्तों मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, सैक्रिफाइसेस बाय स्टेक होल्डर्स
and writing of losses. राइटिंग ऑफ लॉसेस। तो पहले लॉट से स्टार्ट करते हैं, सैक्रिफाइसेस बाय स्टेक होल्डर्स। सैक्रिफाइसेस बाय स्टेक होल्डर्स। तो मुझे बताइए दोस्तों, सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस किसको करना होगा? तो चलिए वही से शुरुआत करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स। इन सैक्रिफाइसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा दोस्तों। रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू only, reduction in paid up value as well as face value, and तीसरा surrender of shares। सरेंडर ऑफ शेयर्स। और पहला लिखिएगा दोस्तों, रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू ओनली। The paid up value of shares is reduced in the form of sacrifice by shareholders, in the form of sacrifice by shareholders। No new shares are issued। For example, ABC Limited has 1 lakh equity shares, 1 lakh equity shares of rupees 10 each outstanding। The shares are reduced to 1 lakh equity shares of rupees 10 each, rupees 6 paid up, rupees 6 paid up। लिख लिया दोस्तों एवरीवन। तो दोस्तों इक्विटी वालों से किस किस तरह के सैक्रिफाइस लिए जा सकते हैं या लिए जाते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। पहला सैक्रिफाइस है दोस्तों रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू ओनली। यानी दोस्तों इस एग्जांपल के थ्रू देखिए, कंपनी है एबीसी लिमिटेड जिसके 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए वाले शेयर्स हैं और सारे फुली पेड अप है। यानी आप सब कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, 1 लाख शेयर्स आपके पास है, 10 रुपए वाला शेयर और आपने सारा पैसा दिया हुआ है। तो कंपनी फ्यूचर में आपसे कितना मंगवा सकती है? कुछ नहीं। यू आर ऑल फुली पेड अप, तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अब कंपनी को आपसे 4 लाख रुपए का सैक्रिफाइस चाहिए
4 लाख रुपीस का सैक्रिफाइस, और कंपनी कहती है कल से आपके शेयर 10 वाला शेयर ही रहेगा लेकिन 6 पेड अप हो जाएगा। आपने दिया कितना हुआ था? 10। अब हमने कर दिया उसे, आपका सैक्रिफाइस कितना हो गया? 4 लाख रुपए। राइट एवरीवन? आपके पास जो शेयर था पहले उसकी फेस वैल्यू कितनी थी दोस्तों? अभी भी जो शेयर है वो 10 रुपए फेस वैल्यू वाला। तो हमने आपका शेयर नहीं बदला, बस उसकी पेड अप वैल्यू कम कर दी। तो आपके पास जो शेयर है अपने पास ही रखिए, बस उसकी पेड अप वैल्यू कम हो गई, फ्यूचर में कभी जरूरत होगी तो आपसे और 4 रुपए मंगवा लेंगे। ठीक है दोस्तों? तो मुझे बताइए दोस्तों, एंट्री, अब हमें एंट्री पास करनी है। लेट्स पास द एंट्री फॉर दिस। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो अगेन सोच लीजिए सब लोग दोस्तों, इस पूरी ट्रांजैक्शन में इफेक्ट क्या हुआ? क्या कैपिटल कम हो गई? एवरीवन, कैपिटल को डेबिट कर दिया है। और क्या कंपनी के एंगल से सोचिए, क्या कंपनी को एक फायदा हुआ है? वो फायदा क्रेडिट कर दिया है टू दिस अकाउंट कॉल्ड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इज दैट ओके एवरीवन? आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, बी, रिडक्शन इन paid up value and face value of shares. Reduction in paid up value and face value of shares. लिखिएगा दोस्तों, न्यू शेयर्स with reduced paid up and face value are issued in lieu of old shares, the number of shares remains the same. However, the face value as well as paid up value changes. For example, ABC Limited has 1 lakh equity shares of rupees 10 each, fully paid up. The shares are reduced to 1 lakh equity shares, 1 lakh equity shares of rupees 6 each, fully paid up. One lakh equity shares of rupees 6 each, fully paid up. लिख लिया दोस्तों? Okay. The second type of sacrifice from equity shareholders is reduction in paid up value and face value of share. रुकिएगा दोस्तों, पहले वाला क्या था? सिर्फ पेड अप वैल्यू, यानी हमने कहा था आप अपना शेयर अपने पास ही रखिए, 10 वाला शेयर आपको दिया है 10 वाला ही है, बस हमने आपके 10 रुपए की पेड अप वैल्यू को 6 रुपए कर दिया था। तो आपने सैक्रिफाइस किया था 4 रुपए पर शेयर, टोटल मिला के 4 लाख रुपए।
अभी भी हमें आपसे 4 लाख का ही सैक्रिफाइस चाहिए। अब मैं आपको कहता हूं, उत्सव आपके पास कंपनी का एक शेयर है 10 रुपए वाला, आप मुझे वापस कर दो, और मैं इसके बदले आपको एक नया शेयर दे रहा हूं 6 रुपए वाला, फुल्ली पेड अप। आपके पास पहले कौन सा शेयर था? 10 रुपए वाला, फुल्ली पेड अप। आप 10 रुपए के कैपिटल प्रोवाइडर थे कंपनी को, अब मैं वो शेयर आपसे वापस ले रहा हूं और उसके बदले आपको एक नया शेयर दे रहा हूं 6 रुपए वाला, और मान लीजिए वो भी फुल्ली पेड अप है। अब आप कितने के कैपिटल प्रोवाइडर हो गए? सिर्फ 6 रुपए। पहले कितने के थे? तो कितना सैक्रिफाइस किया? 4 रुपए। वो टोटल मिला के 4 लाख का सैक्रिफाइस। लेकिन अब की बार इफेक्ट में क्या चेंज आया दोस्तों? आपके शेयर्स बदल दिए गए। आपके पास पहले वाले सिनारियो में 10 वाला शेयर पहले था, 10 वाला ही शेयर बाद में था, बस सिर्फ पेड अप वैल्यू चेंज हुई थी। इस वाले सिनारियो में पहले 10 वाला था, अब आपके पास 6 वाला शेयर रह गया। क्या मेरी बात समझ आती है दोस्तों? तो शेयर एक्सचेंज किए जा रहे हैं, फेस वैल्यू भी चेंज हो रही है। शेयर की फेस वैल्यू बेटा शेयर के फेस पे लिखी होती है, इसीलिए फेस वैल्यू कहा जाता है। वो इंस्ट्रूमेंट बदला जा रहा है, पुराना वापस करो, उसके बदले नया वाला ले लो। मेरी बात समझ आती है दोस्तों? अकाउंटिंग में भी सेम इफेक्ट डालते हैं। तो इस पूरी चीज की अकाउंटिंग एंट्री क्या करें? 2 मिनट के लिए सामने देखें दोस्तों एवरीवन। सो अकाउंटिंग एंट्री, मुझे बताइए पुराने वाले शेयर का क्या करूं? ले लूं वापस? खत्म कर देते हैं। सो इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 वाला शेयर डेबिट, टोटल मिला के 10 लाख रुपए, और मैं उसके बदले दे क्या रहा हूं आपको? तो इक्विटी शेयर कैपिटल 6 रुपए वाला अकाउंट जो पहले नहीं था अब पिक्चर में आ गया है, 6 लाख रुपए। 10 लाख की पहले कैपिटल की लायबिलिटी थी, अब सिर्फ 6 लाख की रह गई है। 4 लाख का गेन हो गया। सैक्रिफाइस जो शेयर होल्डर ने किया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 4 लाख रुपए। समझ आती है बात दोस्तों? एवरीवन अब नोट कर लीजिए दोस्तों। ऑनलाइन मित्रों आप लोग भी जल्दी से कंफर्म करें, क्या ये पहले दोनों सिनारियो आप लोगों को समझ आते हैं? इज दैट ओके एवरीवन? चलिए अब ये बताइए दोस्तों। ओके बेटा, ओके एवरीवन। चलो जल्दी से ये बताओ, पहले वाले केस में हमारी बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, कैपिटल पे क्या असर पड़ा होगा? कैपिटल कम हो गई होगी, कितने से? 4 लाख रुपए। दूसरे वाले सिनारियो में अगर कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, कैपिटल कितने से कम हुई? 4 लाख। 10 लाख से कम हुई, 6 लाख से बढ़ गई, नेट नेट कम हुई 4 लाख। बस दोनों एंट्रियों में फर्क क्यों है दोस्तों? आप हर क्लास ऑफ कैपिटल चेंज हो गई। पहले वही सेम शेयर रहे, अब की बार क्लास ऑफ कैपिटल चेंज हो गई। जो 10 रुपए वाला था उसकी जगह अब 6 वाला। तो हर क्लास के लिए अलग अकाउंट होता है बुक्स में दोस्तों, इसीलिए आपने जो क्लास खत्म हो गई उसे डेबिट कर दिया और जो क्लास पिक्चर में आ गई उसे आपने क्रेडिट कर दिया, राइट? अगर आप वैसे इफेक्ट सोचें तो इसका भी इक्विटी शेयर कैपिटल पे वही इफेक्ट है जो पिछले वाले का था। नेट नेट इक्विटी कैपिटल कम हो रही है 4 लाख से, इसलिए कुछ लोगों का यह मानना भी है कि इसके लिए भी सेम एंट्री करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों किताबों के एंगल सोचिए, 2 अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स है, तो 2 अलग अलग क्लास है, तो 10 रुपए वाला शेयर अलग होगा, 6 रुपए वाला शेयर अलग होगा, उनके अकाउंट्स अलग अलग होंगे। तो इसीलिए जब भी आप इस टाइप में, जब पेड अप वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों कम हो रही हो, तो हमेशा एंट्री को इसी तरह से पास कीजिए। जो खत्म हो रहा है उसे हटा दीजिए, जो आ रहा है उसे ले आइए पिक्चर में। बात समझ आती है दोस्तों? दोनों ही केसेस में 4 लाख का सैक्रिफाइस है। अब मेरा आपसे एक छोटा सवाल है, सोच के आंसर दीजिएगा, प्रैक्टिकली सोचिएगा दोस्तों। कंपनी के एंगल से दोनों ही मेथड्स में 4 लाख का सैक्रिफाइस है। आप कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हो, मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूं, टाइप ए सैक्रिफाइस ले लो या टाइप बी ले लो, दोनों में से कौन सा लेना चाहोगे? टाइप बी। क्यों बेटा? फर्स्ट वाले में आप अभी भी लायबल हो जाएंगे,
आप सोचिए, क्या ऐसी कंपनी में और पैसा डालना चाहोगे जो कंपनी डूब रही थी? पहले 10 रुपए दिए हुए हैं, चलो वो तो डूबे, एक दिल को एक मना लिया कि भाई 10 रुपए तक डूब सकते हैं, क्या और देना चाहोगे ऐसी कंपनी में? नहीं। लेकिन पहले मेथड में आपकी पेड अप वैल्यू कम करके आपको लायबल बना दिया है दोस्तों। फ्यूचर में आपसे वो 4 रुपए मंगवाए जा सकते हैं, सेकेंड मेथड में नहीं मंगवाए जा सकते। तो अगर आपके ऊपर ऑप्शन छोड़ी जाए तो आप कौन सा प्रेफर कर रहे हैं? बस यही तरीका फॉलो कीजिएगा दोस्तों। अगर क्वेश्चन में ये ना बताया जाए कि सिर्फ पेड अप वैल्यू कम करनी है, हमेशा मानिए कैपिटल रिडक्शन वुड बी टाइप बी वाला, यानी पेड अप वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों कम किए जाएंगे। मतलब क्वेश्चन कहता है द शेयर टू बी रिड्यूस टू ₹6 या शेयर टू बी रिड्यूस बाय ₹4, ऑलवेज प्रिज्यूम सिर्फ पेड अप वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू भी कम करनी है। नोट लिखवा रहा हूं इसके बारे में, बट अनलेस क्वेश्चन खुद क्लियरली सिर्फ ये बोले सिर्फ पेड अप वैल्यू कम करनी है, अगर ये कहता है तो सिर्फ पेड अप वैल्यू। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है रिड्यूस कर दीजिए 4 रुपए से, तो हमेशा फॉलो करेंगे सेकंड वाला। नोट डालिए नीचे दोस्तों, छोटा सा नोट है बेटा, आजकल तो 2000 का लगा देना चाहिए वैसे। हाँ नहीं, चलो ओके एवरीवन, सब 2000 के नोटों को इधर उधर करने को तैयार बैठे हैं, आप भी यहां लगा दो एक नोट। ओके एवरीवन, डालिएगा। इन एब्सेंस ऑफ specific instructions, in absence of specific instructions, comma, the sacrifice shall be assumed to be in the form of reduction of paid up value as well as face value. As well as face value. Does that make sense everyone? Okay. इसके बाद दोस्तों सी लिखे, surrender of shares. Surrender of shares. The shareholders are asked to surrender certain number of shares to the company for reissue to creditors oblique lenders or for cancellation thereof, or for cancellation thereof, or for cancellation thereof. In such case, the number of shares reduces. The number of shares reduces. For example, ABC Limited has 1 lakh equity shares, 1 lakh equity shares of ₹10 each, fully paid up. The company asks the shareholders
to surrender 40% of their shareholding to the company. Of their shareholding to the company. लिख लिया दोस्तों? अब बताइए, जो पहला केस आपने किया वहां पे सिर्फ पेड अप वैल्यू कम हो रही थी, नंबर ऑफ शेयर्स पे क्या असर पड़ा था दोस्तों? पहले कितने शेयर्स थे कंपनी के? 1 लाख। बाद में कितने थे? 1 लाख। वो तो 10 रुपए वाला शेयर 10 का ही रहा था, बस पेड अप वैल्यू कम कर दी थी। दूसरे केस में क्या हुआ? 1 लाख शेयर्स थे पहले, बाद में कितने हो गए? बाद में भी 1 लाख ही रहे, बस फर्क क्या था? वो 10 की जगह 6 वाले हो गए, बट नंबर ऑफ शेयर्स में कोई चेंज नहीं है। पहले वाले केस में तो कोई नया शेयर इशू भी नहीं हुआ, दूसरे वाले केस में पुराने वापस लिए गए और नए दिए गए। अब की बार हम बात कर रहे हैं दोस्तों तीसरे सैक्रिफाइस की, विच इज सरेंडर ऑफ शेयर्स। नाम पे ही सब कुछ है, सरेंडर शेयर्स, सरेंडर। तो दोस्तों आप लोग मेरे शेयर होल्डर्स हैं, 1 लाख शेयर्स हैं आपके पास, मुझे 4 लाख का सैक्रिफाइस चाहिए। मैं आपको कहता हूं 40,000 शेयर्स वापस कर दीजिए, लीव योर 40% शेयर होल्डिंग, राइट। तो जिसके पास 10 शेयर हैं वो अपने 4 शेयर कंपनी को वापस कर दे, सरेंडर कर दे, राइट। तो पहले शेयर्स कितने थे हमारे? 1 लाख शेयर्स। अब आप 40,000 शेयर्स वापस कर देंगे तो आप कितने शेयर्स रह जाएंगे? 60,000 शेयर्स। कंपनी को सैक्रिफाइस कितना मिला? 4 लाख रुपए का। तो तीनों ही केस में 4 लाख का सैक्रिफाइस है दोस्तों। पहले 2 केस में नंबर ऑफ शेयर्स सेम रहते हैं। पहले केस में कोई चेंज नहीं होता शेयर्स के अंदर, कोई आदान प्रदान नहीं होता शेयर्स का। दूसरे केस में पुराने शेयर वापस लिए जाते हैं, नए शेयर इशू किए जाते हैं। तीसरे वाले केस में पुराने शेयर्स का एक हिस्सा वापस किया जा रहा है, कोई नया शेयर पिक्चर में नहीं आ रहा। लेकिन तीसरे केस में नंबर ऑफ शेयर्स कम हो रहे हैं, सरेंडर ऑफ शेयर्स। बात समझ आती है दोस्तों? अब आप लोगों ने कभी फोरफीचर पढ़ा था दोस्तों? पढ़ा था? फोरफीचर और सरेंडर में क्या फर्क है? फोरफीचर में भी तो वापस ले रहे थे, हाँ, वो कंपनी अपना अधिकार जमा रही थी, तुमने पैसा नहीं दिया, हम शेयर वापस ले रहे हैं। यहां क्या है? आपकी मर्जी से वापस हो रहा है, आप अग्री करे हैं उस स्कीम को, उस स्कीम के अंतर्गत जो आपने खुद अप्रूव करी है, हम आपसे शेयर्स वापस ले रहे हैं। है दोनों में सेम इफेक्ट दोस्तों, लेकिन फोरफीचर था कुछ पैसा ना देने की वजह से। यहां पर हो सकता है शेयर फुली पेड अप हो, फिर भी आपकी मर्जी से वो शेयर वापस लिया जा रहा है। बात समझ आती है दोस्तों? वैसे फोरफीचर के बाद क्या किया जाता? रीइशू। यहां पर भी कंपनी ने जो आपसे शेयर्स लिए हैं वो किसी और को रीइशू हो सकते हैं। किसको रीइशू हो सकते हैं दोस्तों? फॉर एग्जांपल मेरे कंपनी के ये क्रेडिटर हैं, ही इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। कंपनी ने इनको पैसा देना है, मान लीजिए 1 लाख रुपए। मैं आप लोगों से 4 लाख के शेयर सरेंडर लेता हूं और उसमें से 1 लाख के इनको दे देता हूं। भाई साहब आपका जो 1 लाख रुपए देना है उसके बदले आप शेयर होल्डर बन गए, यानी आपके क्रेडिट को, आपके उधार को हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू शेयर्स। क्या कंपनी को उसमें कोई फायदा है? अगर क्रेडिटर को कहा जाए आप शेयर होल्डर बन जाइए, क्या कोई फायदा है दोस्तों? क्या फायदा है? क्रेडिटर को पैसा वापस करना होता है दोस्तों। इक्विटी तो परपेचुअल होती है, राइट एवरीवन, परपेचुअल। कंपनी बंद होगी तब इनको पैसा देने की नौबत आ सकती है, अपार्ट फ्रॉम दैट इनको कभी पैसा वापस नहीं करने की जरूरत। हाँ, वोटिंग राइट्स पर थोड़ा असर होता है, बट अगर शेयर होल्डर्स ही अग्री कर रहे हैं कि इनको पैसा चुकाने की अभी तो हिम्मत है नहीं, कन्वर्ट कर दो इन्हें शेयर्स में। शेयर्स भी कौन दे रहा है? आप लोग दे रहे हो, और उनको मैं इनको रीइशू कर रहा हूं। मेरी बात समझ आई दोस्तों? एवरीवन, इनसे भी ऐसी अरेंजमेंट हो सकती है। इनके 1.5 लाख रुपए देने हैं, 1.5 लाख देने के बजाय कह रहा हूं 1 लाख के शेयर्स ले लो, राइट। तो 50,000 तो वैसे ही छोड़ा और बाकी 1 लाख भी इक्विटी में कन्वर्ट हो गए। सो जो शेयर्स मैं आपसे सरेंडर ले रहा हूं वो शेयर्स ब्रॉडली 2 कामों के लिए यूज हो सकते हैं। या तो मैं इमीडिएटली कैंसिल कर दूं, आपसे वापस लिया और कैंसिल, या आपसे वापस लेके मैं उसे होल्ड करूं कि किसी और को रीइशू कर दूंगा। जैसे फॉरफीटेड शेयर्स आप रीइशू करते थे, एग्जैक्टली वैसे ही हम उसे रीइशू कर देंगे। बात समझ आई दोस्तों? अगर आपको बात समझ आती है तो ये पढ़िए जो लिखा है।
पढ़ लिया बेटा एवरीवन? सो लिखिएगा दोस्तों, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स सरेंडर्ड और इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए दोस्तों। बेटा जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो मुझे छोटा चाहिए, राइट साइड वाले पार्ट को थोड़ा वाइड रखिएगा। राइट, अकाउंटिंग फॉर शेयर सरेंडर्ड, पहला केस, केस 1 फॉर इमीडिएट कैंसलेशन। For immediate cancellation. And case 2 for subsequent reissue. और केस 1 के नीचे लिखें दोस्तों, equity share capital account debit to capital reduction account. Equity share capital account debit to capital reduction account, केस 2 के नीचे लिखें equity share capital account debit to shares surrendered account. To shares surrendered account. दूसरी एंट्री लिखें, on reissue, on reissue of surrendered shares, on reissue of surrendered shares, इसके नीचे पहली एंट्री लिखें, शेयर्स सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट, शेयर्स सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में लिखें विद द अमाउंट ऑफ सरेंडर्ड शेयर्स री इशूड, with the amount of surrendered shares reissued. And second one, creditors oblique debentures etc. account debit to capital reduction account, capital reduction account, और ब्रैकेट में लिखिएगा with the total amount of creditors settled, creditors settled, with the total amount of creditors settled, that is amount of sacrifice by creditors plus amount of surrendered shares reissued.
amount of surrendered shares reissued. Amount of surrendered shares reissued. और उसके बाद सी एंट्री लिखिएगा ऑन subsequent cancellation of surrendered shares on subsequent cancellation of surrendered shares surrendered account debit to capital reduction account. To capital reduction account. लिख लिया दोस्तों। सी पॉइंट के नीचे एक नोट डालें, surrendered shares not subsequently reissued shall be assumed to be cancelled subsequently. Shall be assumed to be cancelled subsequently. बेटा ये नोट आपने लिखा है केस सेकंड के नीचे। अब एक दोनों के नीचे कॉमन नोट डालिए, यानी यहां लिखे दोस्तों, इस तरह से लिखे, राइट, ये दोनों के नीचे आता हो। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन about any reissue of surrendered shares it shall be assumed to be shares surrender for immediate cancellation. Shares surrender for immediate cancellation. Immediate cancellation. डन ऑल ऑफ यू। चलिए दोस्तों, सब कुछ छोड़ के यहां तक नोट करने के बाद पेन रखिए नीचे और अब सामने देखें दोस्तों जो एग्जाम्पल मैंने अभी लिया था, 1 लाख शेयर्स हैं आप लोगों के पास और 40,000 शेयर आपसे वापस ले लिए, और मान लीजिए इस 40,000 शेयर का मुझे कुछ नहीं करना है, किसी को रीइश्यू नहीं करना है, तो कहना से 4 लाख की कैपिटल कम हो गई और कंपनी का फायदा हो गया। वो फायदा कहां डालूं? तो एंट्री क्या पास करूं? इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। ये लीजिए दोस्तों, तो शेयर सरेंडर्ड 2 वजहों से हो सकता है, या तो इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए या सब्सिक्वेंट रीइश्यू के लिए। अगर इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए है, मतलब उसका बाद में कोई और उपयोग नहीं है, तो इमीडिएटली खत्म कीजिए, शेयर कैपिटल कम कर दीजिए और प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लीजिए इन द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो एंट्री पास कर दी हमने, इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। जय माता दी बेटा। आइए दूसरे केस पे चलते हैं। दूसरा केस है दोस्तों, शेयर्स सरेंडर्ड फॉर सब्सिक्वेंट रीइश्यू। रुकिएगा दोस्तों 40,000 10 रुपए वाले शेयर्स सरेंडर हुए, ₹10 इक्विटी शेयर्स सरेंडर्ड, और इसमें से
मान लीजिए हमारे क्रेडिटर्स थे 5 लाख रुपए के, 5 लाख रुपीस के क्रेडिटर्स, हमने इन्हें री इशू कर दिए, री इशूड 40,000 सरेंडर्ड शेयर्स टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। मैं आपसे कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं पूछ रहा हूं दोस्तों, मैं चाहता हूं आप लोग सब इस पूरी ट्रांजैक्शन को पढ़ें और मुझे बताएं एज अ कंपनी हमें टोटल फायदा कितना हुआ इस पूरी चीज में। आपने 1 लाख सही बोला, लेकिन आपने पार्ट देखा, पूरा देखो। 5 लाख, कैसे 5 लाख बेटा? इक्विटी वालों ने 4 लाख के शेयर्स छोड़े, सरेंडर किए, एक सैक्रिफाइस वो हो गया, और 1 लाख आपने बोला बेटा कहां से आया? वो जो क्रेडिटर्स ने छोड़ा, राइट? क्रेडिटर्स ने 5 लाख के क्लेम के बदले वापस पैसा लिया है सिर्फ 4 लाख। तो कंपनी को टोटल फायदा कितना हुआ? 5 लाख का। 4 लाख वो जो सरेंडर्ड शेयर्स की फॉर्म्स में आया, और 1 लाख जो क्रेडिटर्स ने छोड़ दिया। पक्का एवरीवन? चलिए सोच के आंसर दीजिएगा। जब आप शेयर होल्डर्स से शेयर्स फोरफीट करते थे, क्या आप फोरफीट करते ही प्रॉफिट बुक कर लेते थे, या उसे शेयर फोरफीचर अकाउंट में रखते थे? प्रॉफिट कब बुक करते थे? जब री इशू होते थे। री इशू के बाद अगर कुछ बच जाता था तो वो आप ट्रांसफर करते थे इन दिस अकाउंट कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। करते थे दोस्तों, एग्जैक्टली वही लॉजिक लगाते हैं। मैंने शेयर होल्डर से शेयर सरेंडर लिए हैं ताकि मैं किसी और को री इशू कर सकूं, तो क्या वापस लेते ही मेरा मुनाफा हो गया? नहीं दोस्तों, अभी मैं उसे होल्ड कर लूंगा इन दिस बकेट कॉल्ड, जैसे वहां शेयर्स फोरफीटेड, यहां शेयर्स सरेंडर्ड। मेरी बात समझ आती है दोस्तों? तो हम क्या कर रहे हैं, ये है इक्विटी वाले, इनका पैसा मेरे पास पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल नाम की बकेट। मैं यहां से इनसे सरेंडर ले रहा हूं और ट्रांसफर कर रहा हूं इन दिस बकेट कॉल्ड शेयर्स सरेंडर्ड। ठीक है दोस्तों, एवरीवन, ये मेरे क्रेडिटर्स पड़े हैं। मैं इन क्रेडिटर्स को कह रहा हूं आप शेयर्स ले लो आउट ऑफ शेयर्स सरेंडर्ड। कितने के क्रेडिटर्स है बेटा? 5 लाख। मैंने शेयर्स, वैसे शेयर मेरे 10 लाख के थे, मैंने उनसे कितना ले लिया? 4 लाख। अब इस 4 लाख पड़े हैं यहां पे। अब मैं क्रेडिटर्स को क्या बोल रहा हूं, क्या ले लो? 4 लाख के शेयर्स। 4 लाख के अगर शेयर्स दे दूं तो वो भी क्या बन जाएंगे? शेयर होल्डर बन जाएंगे दोस्तों। तो वापस मेरी कैपिटल कितनी हो जाएगी? तो ये 4 लाख वापस डाल देते हैं। लेकिन अब की बार आप शेयर होल्डर्स को नहीं दे रहे हैं ये 4 लाख, किसको दे रहे हो? लेकिन शेयर कैपिटल तो वापस हो गई दोस्तों। और क्रेडिटर कितने का बचा? ये खत्म हो गया। हाँ या ना एवरीवन? क्योंकि क्रेडिटर को आपने बदल दिया इन द फॉर्म ऑफ 4 लाख का तो शेयर्स में बदल दिया, 1 लाख का सैक्रिफाइस इसने कर दिया, राइट? तो बेटा जब हम शेयर होल्डर से सैक्रिफाइस लेंगे, सरेंडर लेंगे, तब हम अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं, तब हम सैक्रिफाइस बुक नहीं कर रहे, उसे हम होल्ड कर लेंगे इन दिस बकेट कॉल्ड शेयर सरेंडर्ड। तब प्रॉफिट बुक करेंगे जब हम इसे री इशू करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमने इन्हें री इशू कर दिया, 4 लाख के शेयर्स री इशू कर दिए, तो अब 4 लाख का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और क्रेडिटर्स ने 1 लाख का सैक्रिफाइस किया, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 5 लाख। क्या मैं इन अ वे ये भी कह सकता हूं दोस्तों, कंपनी के एंगल से देखिए, कंपनी के 5 लाख के क्रेडिटर्स कम हो गए बिना कंपनी की जेब से कुछ गए हुए। इनसे लिया, इनको दिया, और कंपनी के 5 लाख के क्रेडिटर्स कम हो गए। कंपनी का फायदा 5 लाख। उस 5 लाख के एक्चुअली 2 हिस्सेदार, 2 कंट्रीब्यूटर्स हैं। 4 लाख कंट्रीब्यूट किया इक्विटी वालों ने और 1 लाख कंट्रीब्यूट किया क्रेडिटर्स ने। लेकिन कंपनी के एंगल से देखिए, 5 लाख के क्रेडिटर्स कम हो गए बिना कंपनी की जेब से कुछ गए, तो टोटल प्रॉफिट 5 लाख का है। 4 यहां से आया, 1 इनसे आया। कैन आई से दैट? बस उसी एंट्रीज को पास करता हूं। चलिए पहले शेयर सरेंडर लेते हैं। तो शेयर सरेंडर लेते ही क्या एंट्री पास करूं? इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर्ड अकाउंट। शॉर्ट में लिख दूं दोस्तों, कितने रुपए? 4 लाख। ये किस टाइम हुआ दोस्तों? जब इक्विटी वालों से सरेंडर लिया गया। अब री इशू कर रहा हूं, री इशू करूंगा तो 2 एंट्री पास करता हूं। पहली एंट्री री इशू करने की, तो सरेंडर्ड से वापस इक्विटी बन रहा है, सरेंडर्ड वाली बकेट से वापस निकल के इक्विटी, तो एंट्री क्या पास करूं? शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आप देखिए, इन 2 एंट्रियों में तो कोई प्रॉफिट ही बुक नहीं हुआ, लेकिन इस पूरी ट्रांजैक्शन में
क्रेडिटर खत्म हो गए, कितने के? आपकी जेब से क्या गया? तो लो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ₹5,00,000। कुछ बात समझ आएगी? ये 5 लाख के एक्चुअली दो कंट्रीब्यूटर हैं, कौन कौन? 4 लाख इक्विटी, उन्होंने 4 लाख सैक्रिफाइस किया था, तो हमने उसे गेन बुक नहीं किया था, हमने कहा था जब इसे किसी को देंगे तब गेन बुक कर लेंगे। अब दे रहे हो तो करो बुक। और 1 लाख रुपया क्रेडिटर्स ने छोड़ा, टोटल गेन हुआ वो 5 लाख का गेन दिखाई दे रहा है। बात समझ आती है सबको? पक्का एवरीवन? ओके दोस्तों, बढ़ा दूं आगे? चलिए, मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए हमने इक्विटी वालों से 4 लाख का सरेंडर लिया होता, लेकिन क्रेडिटर्स को सिर्फ 3 लाख में ही सेटल कर दिया, सिर्फ 3 लाख में। यानी इनसे लिए 4 लाख, क्रेडिटर को दिए सिर्फ 3 लाख, अभी भी 1 लाख के सरेंडर शेयर्स बचे हैं। ठीक है दोस्तों, इन बचे हुए शेयर्स का क्या करें? या तो किसी और को दो, लेकिन मान लो कोई और नहीं है लेने वाला, तो कैंसिल करो। रख के क्या करना है जब कोई लेने वाला ही नहीं है? स्कीम में अभी मुनाफे चाहिए ताकि लॉसेस राइट ऑफ कर सको, होल्ड करके क्या करेंगे? तो इसीलिए अगर क्वेश्चन ने कहे आपने शेयर सरेंडर लिए, उसका पार्ट आपने रीइश्यू किया, बाकी रीइश्यू नहीं किया, तो प्रिज्यूम कि बाकी शेयर्स कैंसिल कर दिए गए। ठीक है दोस्तों, अब रुकिएगा, पहले बताइए सरेंडर शेयर पे क्या एंट्री पास करूं? जब शेयर सरेंडर लिया तब क्या एंट्री पास करूं? इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर्ड 4 लाख रुपए, रीइश्यू कीजिए, तो ये एंट्री अब की बार 3 लाख से। सोच के आंसर दीजिएगा, इस रीइश्यू पे मुनाफा कितना हुआ? रीइश्यू में मुनाफा कितना हुआ? अभी भी कितने क्रेडिटर सेटल हो गए? 5 लाख के। आपकी जेब से क्या गया? कुछ भी नहीं, तो मुनाफा कितना हुआ? 5 लाख का। आपने जब शेयर सरेंडर लिया था तब मुनाफा बुक नहीं किया था, आपने कहा था कब बुक करेंगे? जब रीइश्यू करेंगे। अब रीइश्यू कर दिया, कितने रीइश्यू किए? तो 3 का वो री प्रॉफिट और 2 लाख रुपए क्रेडिटर्स ने छोड़े, टोटल मुनाफा अभी तक का टोटल मुनाफा 5 लाख। लेकिन अब की बार आप क्या शेयर सरेंडर में कुछ बच गया है? क्या बच गया? 1 लाख। कर दे कैंसिल? कैंसिल करेंगे तो क्या एंट्री पास करूं? शेयर सरेंडर्ड टू कैपिटल रिडक्शन। अब की बार वो शेयर्स कहां पड़े हुए थे दोस्तों? शेयर सरेंडर्ड अकाउंट में, वहां से निकालिए, कैपिटल रिडक्शन में डाल दीजिए। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। अब ये बता दीजिए, सोच के आंसर दीजिएगा, इक्विटी वालों ने कितना सैक्रिफाइस किया था? टोटल सैक्रिफाइस 4 लाख। क्रेडिटर्स ने कितना सैक्रिफाइस किया? 2 लाख। क्रेडिटर्स ने सैक्रिफाइस कितना किया? 2 लाख। टोटल मुनाफा कितना है? वही 6 लाख दिख रहा है। ऊपर वाली एंट्री में देखिए 5 लाख और नीचे वाली एंट्री में कुछ बात समझ आई दोस्तों? यू नो, वन इज लुक एट द मैक्रो पिक्चर फर्स्ट। इक्विटी वालों ने 4 लाख छोड़ा, क्रेडिटर्स ने 5 का क्रेडिटर था, 3 लाख में सेटल हो रहा है, 2 लाख छोड़ा, हमारा टोटल मुनाफा 6 लाख। लेकिन हम पोस्टपोन कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग कि जब सरेंडर मिला तब बुक नहीं करेंगे। बुक कब करेंगे? जब रीइश्यू। तो आपने 4 लाख लिया तब मुनाफा बुक नहीं किया, आपने तब उसे रख दिया इन बकेट कॉल्ड शेयर सरेंडर्ड, अभी मुनाफा बुक नहीं हुआ। अब इसमें से रीइश्यू कर रहा हूं 3 लाख के, तो 3 लाख का ही तो मुनाफा बुक कर सकता हूं, प्लस जितना इन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने क्या छोड़ा? 2 लाख। टोटल मुनाफा हो गया 5। और अब बकेट में जो 1 लाख पड़ा था उसे कैंसिल करते हैं। उसे कैंसिल करूंगा तो 1 लाख का मुनाफा तब बुक होगा, टोटल मिला के मुनाफा 6 लाख। कुछ बात समझ आई दोस्तों? जल्दी से बोल दीजिए अगर किसी को नहीं समझ आई। इज दैट ओके? ऊपर एंट्रीज पे आ जाइए। फॉर सब्सिक्वेंट रीइश्यू, पहले स्टेज बाय स्टेज चलो दोस्तों। सबसे पहला काम क्या होगा? शेयर सरेंडर। सरेंडर करते ही मुनाफा बुक करूं या होल्ड कर लूं? कर दिया दोस्तों। किस बकेट में? तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर्ड अकाउंट, राइट। अब उसे रीइश्यू कर रहे हैं किसी को, तो रीइश्यू करूं तो पहले तो सरेंडर्ड वाली बकेट से निकाल के वापस कैपिटल बन गई, शेयर सरेंडर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। क्रेडिटर्स हमारे शेयर होल्डर बन गए और क्रेडिटर्स सेटल हो गए बिना हमारी जेब से कुछ गए। तो जितने का क्रेडिटर कम हो गया बिना आपकी जेब से कुछ गए, वो सारा का सारा मुनाफा है। पूरा 5 लाख का क्रेडिटर कम हो गया, पूरे 5 लाख का मुनाफा है, राइट एवरीवन। लेकिन ये मुनाफा 2 कंट्रीब्यूटर से आया है। एक इक्विटी वाले जिनके 3 लाख के सरेंडर शेयर्स अब हम रीइश्यू कर रहे हैं, 3 लाख वहां से आया, और 2 लाख
क्रेडिटर खुद सैक्रिफाइस कर रहा है। टोटल मिला के 5 लाख। इज दिस ओके? मैंने नीचे नोट्स ब्रैकेट में कुछ लिखा है, पढ़िएगा सब लोग दोस्तों। दैट इज से पहले वाला पढ़िएगा दोस्तों। विद द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स सेटल्ड। क्रेडिटर कितने का सेटल हुआ था? 5 लाख। वो 5 लाख का गेन दिखाई दे रहा है, बट उस 5 लाख का नीचे एक और मतलब लिखा है, वो पढ़िए। दैट इज अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस बाय क्रेडिटर्स प्लस अमाउंट ऑफ सरेंडर्ड शेयर्स री इशू। सैक्रिफाइस तो इसने 2 लाख का ही किया है, प्लस 3 लाख का जो री इशू के लिए हमने डेफर किया था कि तब प्रॉफिट बुक करेंगे, अब करो ना, ये 5 लाख का। जय माता दी एवरीवन। और आखिरी सी एंट्री ऑन सब्सिक्वेंट कैंसिलेशन ऑफ सरेंडर्ड शेयर्स, यानी वो जो 1 लाख के बच गए थे बकेट में, उसे कैंसिल करूंगा तो शेयर सरेंडर्ड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, रुकिएगा दोस्तों। केस 1 में भी शेयर्स कैंसिल किए थे, तब एंट्री क्या पास की थी? शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। अब की बार क्या पास करी? शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिडक्शन। इतना भेदभाव क्यों? पिछली बार कैपिटल में पड़े थे, सीधा कैंसिल किए थे, अब की बार कैपिटल से पहले सरेंडर की बकेट में डाला, वहां से कैंसिल कर रहे हो, तो शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। नीचे एक नोट लिखा है, वो नोट पढ़िए। अगर क्वेश्चन कुछ ना बताए तो हम बाय डिफॉल्ट मान लेंगे कि बचे हुए शेयर्स कैंसिल। क्वेश्चन ने कहा 5 लाख के सरेंडर लिए, री इशू 4 लाख के सरेंडर लिए, री इशू किए 3 लाख, बाकी 1 लाख के बारे में कुछ नहीं बताता, तो हम मान लेंगे कि 1 लाख बाद में कैंसिल कर दिए गए। ठीक है जी। एक कॉमन नोट डाला है दोस्तों, वो नोट भी पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कहता है 40,000 इक्विटी शेयर्स शेयर होल्डर से सरेंडर लिए और कुछ नहीं बताता आगे किसी और को री इशू किए या नहीं किए, तो क्या मानूं? री इशू के लिए लिए थे या इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए? इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए। ठीक है जी, सब हो मेरे साथ? चलो फिर जल्दी से बताना, एक सिनेरियो आपके सामने रखते हैं, एंट्री आप बताइएगा प्लीज। अभी लिखना नहीं है, आप लोगों ने लिखना नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस से सोच के एंट्री बताइएगा। ठीक है बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 equity shares of rupees 10 each, which is 5 lakh rupees. The equity shareholders surrendered 90% of their shares. Creditors 1 लाख रुपए। Out of shares surrendered, creditors were settled by reissue of surrendered shares of rupees 50,000। ठीक है जी, मुझे अकाउंटिंग एंट्री नहीं चाहिए, पहले ट्रांजैक्शन का मतलब बता दीजिए, आपको मतलब क्या समझ आता है। 4.5 लाख रुपए के शेयर्स सरेंडर लिए, क्या सब अग्री करते हो? ओके। उसके बाद 1 लाख की जगह, पक्का ना बेटा? क्रेडिटर्स को सेटल कर रहे हो, मतलब खत्म कर रहे हो दोस्तों। क्रेडिटर्स कितने के हैं? तो 1 लाख के क्रेडिटर्स को आप फुल सेटल कर रहे हो बाय इशू ऑफ 50,000 सरेंडर्ड शेयर्स, 50,000 अमाउंट ऑफ सरेंडर्ड शेयर्स। कैन आई से दैट? अकाउंटिंग भूल जाओ, पहले ये बताओ, एज अ कंपनी हमारे पास सरेंडर्ड शेयर्स आए कितने थे? री इशू कितने कर रहे हो? बाकी 4 लाख का क्या करूं? सब्सिक्वेंट कैंसिलेशन। कुछ नहीं बोला, पहले तो ये मान लेते हैं कि सारे के सारे लिए गए फॉर री इशू। 50,000 री इशू किए और बाकी बाद में 4 लाख रुपए कैंसिल कर देंगे। सब कुछ करने के बाद कंपनी का टोटल मुनाफा कितना है? 5 लाख। कैसे? 4.5 लाख
शेयर होल्डर का सैक्रिफाइस। और हम इस प्रॉफिट को कब बुक करें? जब सरेंडर लिया गया या जब रीइशू? या तो रीइशू हो या बाद में कैंसिल हो। रीइशू के टाइम कितना मुनाफा? आराम से सोच लो, आराम से सोच लो। 1 लाख। क्यों 1 लाख बेटा? क्रेडिटर 1 लाख के खत्म हो जाएंगे बिना आपकी जेब से कुछ गए। और एक्चुअली उस 1 लाख के 2 मतलब हैं। 50,000 रीइशू वाला पोर्शन कि आपने कहा था जब तक रीइशू नहीं करेंगे तब तक प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। अब कर रहे हो ना 50,000 रीइशू, वो बुक करो। और क्रेडिटर्स का सैक्रिफाइस, राइट। और कैंसिलेशन पे 4 लाख का टोटल मिला के कितना हुआ? वही 5 लाख जो आप कह रहे थे। एंट्री बोलिए दोस्तों, हाथ खड़ा कर दीजिए जो बोलना चाहेगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। हाँ बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर्ड। क्या सब लोग अग्री करते हो दोस्तों? इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर्ड 4.5 लाख। परफेक्ट। ये एंट्री कब कर रहे हो? जब रीइशू किया। तो रीइशू के टाइम पे बच्चे ने कहा पहली एंट्री। हाँ बेटा। शेयर सरेंडर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 50,000 रुपए। ओके। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 1 लाख। सब अग्री करते हो एवरीवन? शाबाश मेरे बच्चे। टू कैपिटल रिडक्शन 1 लाख रुपए। 1 लाख की लायबिलिटी कम हो गई, आपकी जेब से कुछ नहीं गया। मान लू ये बात? ओके। उसके बाद शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट, शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना? सब लोग बताइए, क्या ये बात समझ आती है? कोई रॉकेट साइंस लगी आपको? ये इतना ही आसान है दोस्तों। राधा अगर मैं ये कह दूं पूरे एडवांस अकाउंट का सबसे आसान चैप्टर है तो ये गलत नहीं होगा। तो क्या मैंने आज आसान चैप्टर से स्टार्ट किया? द आंसर इज यस। द आंसर इज पहली क्लास है। मुश्किल चैप्टर से स्टार्ट कर लूं बच्चा डर जाए? नहीं दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। द ऑब्जेक्टिव वॉज दिस कि जो लोग नए हैं, जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, मेरे स्टाइल को यूज टू हो जाए। लेकिन बिलीव मी दोस्तों, लोगों को ये चैप्टर भी मुश्किल लगता है। जिनको लगना है उनको लगना है, बट अदरवाइज इट्स ओनली अ डेबिट एंड क्रेडिट दोस्तों। आपको ट्रांजैक्शन को समझना है और उसे उस स्कीम को सोचते हुए कि किस दायरे में ऑपरेट कर रहे हो, कंपनी को वापस खड़ा करने की कोशिश है, रिवाइव करने की कोशिश है, उस दायरे में सोचते हुए बस ये एंट्रीज पास करते जाना है। ठीक है दोस्तों। और भी सैक्रिफाइस होते हैं जो हमें अगली क्लास पे हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने का जो कारण कईयों को लगा हो कि आसान वाला, वो आसान नहीं। उसके अलावा एक कारण और था दोस्तों। पेपर में ये 2 चैप्टर्स, अमैल्गमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इन दोनों में से नॉर्मली एक बड़ा क्वेश्चन आता है विच कुड बी 15 to 20 मार्क्स। ठीक है। एज अ टीचर जब मैं ट्रेंड एनालाइज करता हूं तो नवंबर में, ऑलमोस्ट हर नवंबर में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आता है। और आप लोग कब एग्जाम देने वाले हैं? ओके। तो पहले वही से स्टार्ट कर रहा हूं। ये 15 नंबर फ्री के होते हैं अगर आप ध्यान से अपनी तैयारी रखें। आप क्लास में ही तैयारी कर लीजिए, समझ लीजिए, दोबारा ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ये इतना आसान चैप्टर है। लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी है। आपको लैंग्वेज समझनी होती है, वो क्या कहना चाह रहा है। अगर आपको वो अंग्रेजी समझ आती है और आपको डेबिट क्रेडिट से डर नहीं लगता तो ये चैप्टर आपके लिए है। यहां हम अकाउंट्स कम बनाते हैं, सिर्फ जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो जिन बच्चों को एंट्रियों से डर लगता है, वैसे अब तो नहीं लगना चाहिए यार, आप एडवांस अकाउंट्स में आ चुके हो, फाइनल के द्वार पे खड़े हो, सिर्फ उन्हीं बच्चों को इस चैप्टर में डर लगता है जिन्हें डेबिट क्रेडिट का डर होता है। अदरवाइज इट्स प्लेन एंड सिंपल नॉर्मल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। ठीक है दोस्तों। तो बस ये बता दीजिए कि आप में से किसी को सही में ऐसा लगा कि हम एडवांस अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं? हाँ, ऐसा वाला कुछ? तो बस जय माता दी दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा था इट इज हार्ड कोर अकाउंटिंग, ओनली अकाउंटिंग। 100 नंबर है और 100 नंबर का ही पेपर है, 100 ही आते हैं। बस अपनी तैयारी पूरी कीजिए, राइट।
थैंक यू दोस्तों, दैट्स इट फॉर द डे। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय एवरीवन।